नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पुरोहित एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं आज का टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसकी तुलना हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। हमारे संविधान में बताया गया है कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया जाएगा और राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है उसका असल में जो उपयोग करता है वो मंत्री परिषद करता है। तो चलिए हम जानते हैं कि मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार होता है। तो आर्टिकल 163 में बताया गया है कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद बनेगा। तो मंत्री परिषद के गठन के लिए सबसे पहले हमें मुख्यमंत्री को चुनना अति आवश्यक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सेलेक्ट होगा तभी बाकी के मंत्री आएंगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को उसके पद पर बैठाया जाता है। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होती है? जैसे मुख्यमंत्री आ जाता है तो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह से बाकी के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री जो अपने घनिष्ठ और विश्वसनीय जो मंत्री है उसकी लिस्ट बनाएगा, क्योंकि राज्य उसको चलाना होता है और उसके विश्वसनीय मंत्री आएंगे तभी एक अच्छा सा राज्य सरकार वो चला पाएगा। इसके बाद शपथ आता है, ओथ सेरेमनी। तो ये सभी मंत्रीगण होते हैं वो राज्यपाल के सामने अपना शपथ ग्रहण करते हैं अपने पद और गोपनीयता के लिए। इसके बाद आता है योग्यता, क्वालिफिकेशन। उन मंत्रियों की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो ये विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य होने अनिवार्य है। विधानमंडल यानी कि जो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है, या तो वह विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर विधान परिषद का। यदि वह इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो इसको 6 महीने के अंदर अंदर इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर आता है वर्क टेनर, कार्यकाल कितना होता है मंत्रियों का? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो इन मंत्रियों का भी 5 साल का ही कार्यकाल होता है। इसके बाद आता है मंत्रियों की श्रेणियां, कितने प्रकार के मंत्री बन सकते हैं? तो जैसा सेंट्रल में था 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। बिल्कुल स्टेट में भी वैसे ही बनेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री है इनको महत्वपूर्ण प्रभाव दिए जाते हैं। राज्य मंत्री है ये कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होते हैं और कुछ मंत्री होते हैं जिनको अलग से विभाग दे दिया जाता है, इनको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। और उप मंत्री होते हैं इनको प्रशासनिक कार्य दे दिए जाते हैं। तो जिस प्रकार सेंट्रल में बताया गया था कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बताया गया है कि मंत्री परिषद विधानसभा का 15% ही होगा। मतलब ये जो कैबिनेट मंत्री बनते हैं, राज्य मंत्री बनते हैं, उप मंत्री बनते हैं, ये तीनों मंत्री मिला के विधानसभा के सदस्य के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। जिस प्रकार सेंट्रल में था कि लोकसभा के सदस्य से 15% से अधिक नहीं हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार ये मंत्री परिषद का निर्माण होता है। तो हम पढ़ते हैं मंत्री परिषद की कार्य एवं शक्तियां, उनके पावर और फंक्शन क्या होते हैं मंत्री परिषद के। तो सबसे पहले राज्यपाल की सहायता करना। सेंट्रल में क्या था? राष्ट्रपति की सहायता करते थे सेंट्रल मंत्री जो होते हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल की सहायता करते हैं, समय समय पर राज्यपाल से सलाह मशवरा लेते रहते हैं और राज्यपाल की सहायता करते हैं। इसके बाद आता है विकासात्मक कार्य करना। राज्य में जो डेवलपमेंट संबंधी जो भी कार्य किए जाते हैं वो इन मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं, इनके दिशा निर्देश पर किए जाते हैं। इसके बाद आता है बजट तैयार करना। सालाना जो राज्य का बजट तैयार होता है विधानसभा में उसको पेश करना होता है वित्त मंत्री के द्वारा बाकी के मंत्रियों की सलाह से। तो ये बजट पेश करना ये काम भी मंत्री परिषद का है। इसके बाद नीति निर्माण करना, राज्य की पॉलिसी निर्माण करना कि किस प्रकार शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, किस प्रकार से काम कर राज्य में। तो ये सारी जो प्लानिंग डिसाइड करते हैं ये मंत्री परिषद के द्वारा की जाती है, राज्य मंत्री परिषद के द्वारा। तो हमने राज्यपाल की तुलना राष्ट्रपति से की यहाँ पर, तो बिल्कुल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज इट इज ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिसको मैंने आपको समझा दिया। इस तरह हम राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका के बाद हम आते हैं राज्य की न्यायपालिका पर। जैसा ही मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो राज्य की विधायिका होती है वो कानून को बनाती है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो कानून को लागू करती है और राज्य की जो न्यायपालिका होती है वो कानून का कोई उल्लंघन न करे, कानून को कोई तोड़े नहीं, तो उस पर जो नियंत्रण का काम करती है वो करती है न्यायपालिका।
जिस प्रकार सेंटर में सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य में हाई कोर्ट होता है। तो जो हाई कोर्ट जो होता है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 में जो अनुच्छेद 214 से 231 में जो वर्णन मिलता है वो हाई कोर्ट का मिलता है, उच्च न्यायालय का मिलता है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 214 में बताया गया है, अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। ये अनुच्छेद 214 में बताया गया है हमारे संविधान में। फिर 216 में ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन होगा। उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होगा, उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, वो जो गठन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 216 में बताई गई है। फिर आर्टिकल 231 में ये बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। अब आप ये सोचते होंगे कि हमारा राज्य 29 है, 29 राज्य है और हाई कोर्ट कितने हैं टोटल, 25 हाई कोर्ट है। पहले 24 थे लेकिन हाल ही में एक नया हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश के अमरावती में, 25वां हाई कोर्ट बन गया है। तो 29 राज्य और 25 हाई कोर्ट, तो कई राज्य ऐसे भी हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था है, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है। तो उस प्रकार हम पढ़ेंगे कि नियुक्ति, हाई कोर्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो नियुक्ति, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश फिक्स थे, एक तो चीफ न्यायाधीश होगा और दूसरा अन्य, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य, तो टोटल 31 होते थे। लेकिन राज्य में न्यायाधीशों की कोई संख्या फिक्स नहीं है, किसी राज्य में न्यायाधीश कम भी हो सकते हैं तो किसी राज्य में न्यायाधीश ज्यादा भी हो सकते हैं। ये उस राज्य की जनसंख्या या फिर उस राज्य के जो मुकदमे आते रहते हैं उस पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति वहां पर कितने न्यायाधीश रखे। तो यूपी में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर न्यायाधीश ज्यादा ही है और गुवाहाटी में न्यायाधीश बहुत ही कम है। तो उस राज्य की जनसंख्या और राज्य के मुकदमे पर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति वहां पर कितने न्यायाधीश या कितने जज नियुक्त करे। तो इन जजों की जो नियुक्ति या हाईकोर्ट की नियुक्ति जो आर्टिकल 217 में बताया गया है, उन जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन किसकी सलाह से, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज है उसकी सलाह से, फिर उस संबंधित राज्यपाल से, जिस राज्य में हाईकोर्ट बन रही है उस संबंधित राज्यपाल से, और एक कॉलेजियम सिस्टम होता है जिसमें कुछ जज होते हैं और वो जज क्या करते हैं कि जजों की जो लिस्ट है वो राष्ट्रपति को देते हैं, फिर राष्ट्रपति उनमें से जजों को नियुक्त करता है। तो इस प्रकार हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। योग्यता, जजों की योग्यता क्या चाहिए, यह आर्टिकल 217 के 2 में मिलता है। तो वो जिस भारत का नागरिक हो, जिस प्रकार सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट में होता था कि वह भारत का नागरिक हो, फिर 10 वर्ष राज्य क्षेत्र में या किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो, मतलब न्यायाधीश रह चुका हो। इसके बाद वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील का काम कर चुका हो कंटिन्यू। तो इस प्रकार इसकी योग्यता होनी चाहिए, तभी वह किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, जज बन सकता है। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 219 शपथ। तो ये जो न्यायाधीश है वो शपथ किसके सामने लेते हैं, तो राज्यपाल के सामने। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश शपथ लेते थे वो राष्ट्रपति के सामने लेते थे। इसके बाद कार्यकाल, इन जजों का कार्यकाल कितना होता है, तो 62 ईयर 65 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट में जो जज का कार्यकाल था वो 65 वर्ष था। ये जज अपने कार्यकाल के पहले भी त्याग पत्र के द्वारा अपने पद से हट सकते हैं, यदि वो रिजाइन देते हैं तो इनको इनके पद से हटाया भी जा सकता है। यदि कोई न्यायाधीश ऐसा काम करे जो न्यायाधीश को नहीं करना चाहिए तो इनको हटाने की प्रोसेस बिल्कुल वही है जैसा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश को हटाया जाता है या फिर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, वही प्रोसेस होती है। इसके बाद न्यायाधीशों का हस्तांतरण, स्थानांतरण जो होता है, जो हाईकोर्ट के जज होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति करता है, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह से स्थानांतरण करते हैं। ये आर्टिकल 222 में बताया गया है। फिर इनके वेतन, इन न्यायाधीशों का वेतन, तो जो मुख्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट का उसका वेतन है 2,50,000। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश था उसका वेतन था 2,80,000।
यहाँ पर अन्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के वो 2,25,000 अपना वेतन प्राप्त करते हैं, तो सेंट्रल में जो अन्य न्यायाधीश थे वो 2,50,000 अपना वेतन प्राप्त कर रहे थे। तो इस प्रकार हमने ये जो हाईकोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पढ़ा। तो हम आते हैं हाईकोर्ट के कार्य और शक्तियों पर। तो सबसे पहला जो शक्ति है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोलते हैं इसको, मतलब वे मुकदमे जो सीधे हाईकोर्ट में शुरू किए जा सकते हैं उसको बोलते हैं मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे विधानसभा से संबंधित कोई मुकदमा है तो वो सीधा हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। जिस प्रकार सेंट्रल में पढ़ रहे थे, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि हाईकोर्ट के नीचे जो कोर्ट काम करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करते हैं, तो उनको उन्होंने जो निर्णय लिए हैं तो ये जो निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील है वो हाईकोर्ट में कर सकता है, तो उसको बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके बाद आता है अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ऐसे निर्णय जो हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके लिए कानून का काम करेंगे, जिस प्रकार सेंट्रल में होता था। तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब वैसा ही मुकदमा अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, जैसा हाईकोर्ट में उसका निर्णय सुनाया गया था, तो बिल्कुल वैसा ही निर्णय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनाया जाएगा। इसके बाद आता है न्यायिक पुनरावलोकन, इसको बोलते हैं जो जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका जो कार्य करते हैं वो कार्य वैध है या अवैध है, इसको घोषित करने का काम भी क्या है हाईकोर्ट के पास होता है। तो इस प्रकार हमने हाईकोर्ट की कार्य शक्तियों को पढ़ा।